अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू ऑल इन फिजियो टॉक। आज हम समझते हैं ब्लड प्रेशर के मैकेनिज़्म्स कैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म का, और साथ साथ में रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। एंड डाइट का, कौन सी डाइट हम ले सकते हैं ब्लड प्रेशर में, एंड साथ साथ में एक्सरसाइजेज जिनसे हमें काफ़ी हद तक हेल्प हो सकती है ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम से निकलने में। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी एक लेडी का। उसको एक्चुअली वो ले रही है मेडिसन काफ़ी देर से, जिसमें ACA ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन 2, अल्फ़ा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, सम डायूरेटिक्स जो उसने ऑलरेडी लिए हैं। फिर भी आज उसको स्ट्रोक आया है। उस स्ट्रोक की वजह से उसका जो एक साइड का जो बॉडी पार्ट है वो एक्चुअली वो उसमें पैरालिसिस हो गया। तो कह रही थी मुझे क्या वजूहत हुए होंगे कि मुझे ऐसे फेस करना पड़ा। मैं तो दवाइयाँ भी ले रही थी लेकिन फिर भी ऐसे हो गया। तो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जैसे बार बार किसी बच्चे को आप डांट रहे हो या चिल्ला रहे हो उस पर, तो एक टाइम ये आता है वो नहीं सुनता है पेरेंट्स की बात। तो सेम यहाँ पर भी वही मैकेनिज़्म रहता है। जैसे ही आप दवाइयाँ ले रहे हैं किसी हद तक तो बॉडी मान जाती है, लेकिन एक टाइम आता है बॉडी नहीं मानती है इन मेडिसिन का। तभी डोजेज या तो इंक्रीज़ करना पड़ता है या तो दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये रेजिस्टेंस दिखाती है अगेंस्ट दोज मेडिसिन। सो हमें क्या करना है, अगर हमें दवाई ले रहे हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, आपको डाइट भी लेनी है बराबर और साथ साथ में एक्सरसाइजेस भी करनी है, जिसकी वजह से आपका डोजेज ज़्यादा नहीं कम हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो ब्लड प्रेशर पे काम हो रहा है। और यहाँ से अगर डोजेज बढ़ा रहे हैं या वो चेंज कर रहे हैं दवाइयों को, तो उस वजह से हम मैनेज भी नहीं कर पाते हैं ब्लड प्रेशर को, जिस वजह से हमें फिर हेमिप्लीजिया जैसे इस लेडी को फेस करना पड़ा वो फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ के लिए हमें समझना है पहले जो हमारे जो बॉडी का मैकेनिज़्म है वो कैसे हमारे बॉडी को ब्लड प्रेशर रेगुलेट करके देता है। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सो जो हमारा ब्लड प्रेशर जैसे ही इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, तो हमारे जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं हमारे आयोटिक आर्च में एंड कैरोटिड आर्टरी में, जो हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट जिसको हम बोलेंगे वो हमारे 24/7 काम करते हैं। तो ये हो गया हमारे जो बैरो रिसेप्टर्स हैं। जो ही इन पे प्रेशर पड़ता है ये सीधा इंफॉर्मेशन देते हैं बाय मीन्स ऑफ जो हमारा ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है, दैट इज़ आवर 9th नर्व, एंड जो हमारा वैगस नर्व है, दैट इज़ आवर 10th नर्व। यही जो है इंफॉर्मेशन देते हैं हमारी ब्रेन को, जहाँ पे जो हमारा कार्डियक सेंटर होता है, जो हमारे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो उसमें क्या होता है, ये वहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स जो है कंटिन्यूसली फायरिंग करते हैं। उस फायरिंग की वजह से जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। जो ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है उस पर एक्ट करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, उसकी जो एक्टिविटी है, जो आगे हमारा वैसोडाइलेशन हो जाता है, और वैसोडाइलेशन की वजह से जो हमारा BP है ये कम हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ BP है, जिसकी वजह से हमारा शॉर्ट टर्म में हमारा BP ठीक हो जाता है। ये हमेशा हमारे साथ रहता है। लाइक हम उठे, हम बैठे, हम एक्सरसाइज करें, तो इसका काम बैरो रिसेप्टर का यही होता है कि ये प्रेशर को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके हमको ये शॉर्ट टर्म में इसको रेगुलेट करके देता है। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म मैकेनिज़्म में, कैसे हमारा जो BP है वो हमें ये रेगुलेट करके देता है। दैट इज़ आवर RAS सिस्टम। RAS system is actually a hormonal system which helps us to regulate BP in long term. सो ये RAS सिस्टम को समझते हैं यहाँ पे कैसे ये काम करता है। जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो किडनी है उसमें जो सेल्स रहती हैं,
उनको हम बोलते हैं जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। जैसे ही ये इन पे ऐसे एक्टिवेट हो जाता है, आगे ये रिलीज़ करता है रेनिन को। रेनिन जैसे ही आगे एक्ट होता है, दैट इज़ ऑन लिवर, लिवर से क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजिन रिलीज़ होता है। जो एंजियोटेंसिनोजिन है वो आगे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। जो एंजियोटेंसिन 1 है यहाँ पे, वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है बाय मींस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो लंग्स में प्रेजेंट होता है। यही हमें कन्वर्ट करके देता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 जो यहाँ पर है, ये एक्ट करता है हमारे ब्लड वेसल्स पे, जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन फिर दिखाती हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आगे हमारा जो बीपी है ये इंक्रीज़ होता है। और जो ये एंजियोटेंसिन 2 है, ये जैसे ही एक्ट करता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, जहाँ से ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करता है, और जो हमें जो हमारा जो सोडियम है इसको सेक्रीशन बढ़ा देता है एंड वाटर एब्सॉर्प्शन हो जाता है। आगे जैसे ही चलते हैं हम, जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट करता है हमारे हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस क्या करता है, यहाँ पे रिलीज़ करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड प्लस यहाँ पे वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो ये जो सारा मैकेनिज़्म है ये हमारा लॉन्ग टर्म मैकेनिज़्म में आता है, या जो हमें बॉडी रेगुलेट करके देती है। कुछ आवर्स या कुछ एक हफ्ता इसमें ऑलमोस्ट लग सकता है इसको रेगुलेट करने में, ब्लड प्रेशर को। तो बात आई आगे, जो हम रिस्क फैक्टर में कैसे हम खुद को डालते हैं, इन मैकेनिज़्म को कैसे हम क्राइसिस में और इजाफा करते हैं कुछ आदतों की वजह से, लाइक सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, जैसे हमें सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस नहीं करना आया, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स की इम्बैलेंस स्पेशली जो होती है, और साथ साथ में जो हमारा ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या कुछ मेडिकल कंडीशंस ले लीजिए जिसमें हमारा जो हाइपोथायराइडिज्म हो गया, एंड कुछ मेडिसिन जो इसको बढ़ाती है, इजाफा करती हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, दैट इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर है और भी वर्स्ट हो सकता है। आगे जो हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें हमें ज़्यादा डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है, हमें साथ साथ में हाइड्रेशन होनी चाहिए, ख़ास तौर पे विंटर में। और साथ में कुछ जूसेस भी जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, बीट रूट जूस हो गया, और साथ साथ में हम गार्लिक भी ले सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो हमारे बीपी को डाउन करते हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर, जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे एक्ट करके उनको फ्लेक्सिबल करती हैं। यही खाली हम जो डाइट है वो साथ साथ में हमारा डाइट भी कैसे काम करेगा और मेडिसिन भी कैसे काम करेगा, उससे हमें एक्सरसाइज का हेल्प ज़रूरी लेना है। एक्सरसाइजेज में हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करते हैं। उसमें हमारा जैसे 4 सेकेंड्स का इन्हेलेशन, 8 सेकेंड्स का जो होल्ड टाइम, एंड एक्सहेलेशन फॉर 8 सेकेंड्स, ये हमें 10 रेपिटेशंस हमें करना है कम से कम सुबह। और विद सेम जो हमारा होल टाइम एंड इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन टाइम होगा, वो जो मैंने सेकेंड्स जिस हिसाब से बोला वो वैसे ही करने हैं, कम से कम 10 मिनट्स। फिर उसके बाद आता है बॉक्स टाइप ऑफ जो हम करते हैं ब्रीदिंग, दैट इज़ 4-4-4 पैटर्न का, जिसमें हमें इन्हेलेशन करना है 4 सेकेंड्स, और होल टाइम रहेगा 4 सेकेंड्स, एंड एक्सहेलेशन रहेगा 4 सेकेंड्स के लिए। ये हमारा ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा। ये आपको तब भी काम आ सकता है जब आपको कभी भी कहीं भी आपको लग रहा है, चाहे ड्राइविंग में, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, आप उस टाइम भी इमीडिएटली एक्सरसाइजेस कर सकते हो। उसकी वजह से भी आपको काफ़ी हद तक उन जो आपके डिग्रीज़ अप हुए होंगे, ये आपको डिग्रीज़ डाउन करके देगा। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस दिखाते हैं फॉर बीपी को रेगुलेट करने में। और आगे आते हैं हम, जैसे हमें वार्म अप करना है। वार्म अप हम कैसे करेंगे, एक ही जगह हमें मार्च करना है
सो 2 मिनट्स के लिए। और साथ साथ में जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको हमें मूव करना है इन एवरी डायरेक्शन, जो भी हमारी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। फॉर नेक, फॉर शोल्डर, शोल्डर में हमारा जैसे फ्लेक्शन पॉसिबल मूवमेंट है, एक्सटेंशन, abduction, adduction एंड सरकमडक्शन, ये हमारे पॉसिबल मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हमारे एल्बो की तरफ, दैट इज़ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में 10 रेपिटेशंस हम दे सकते हैं। एंड रिस्ट में एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन, प्रोनेशन एंड अल्नार डिविएशन, मीडियल डिविएशन, ये सारा जो है ये हम कर सकते हैं वार्म अप के लिए। एंड साथ में जो हमारा जो लोअर लिम्ब है उसमें हिप के एवरी डायरेक्शन में हम वार्म अप ले सकते हैं। सरकमडक्शन में जैसे हिप को घुमाएंगे 10 रेपिटेशंस हर एक मूवमेंट में, तो ऑटोमेटिकली हमारा वार्म अप हो जाएगा। वैसे ही नी एंड वैसे ही एंकल में जो भी पॉसिबल मूवमेंट्स हैं वो हमें वैसे ही करनी है। सो ये हमारा वार्म अप सेशन हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा वार्म अप हो गया बॉडी, फिर उसके बाद हम चलते हैं एरोबिक की तरफ, जिसमें हमारा वॉकिंग आएगा, जिसमें हमारा स्टैंड्स जो हम पाइडल यूज़ करेंगे एक ही जगह, जो हम साइकिलिंग करेंगे वो भी हमें 10 टाइम्स का रखना है। 10 टाइम्स और 10 मिनट्स के लिए हमें वो मिनिमम करना है। उसके बाद हम आते हैं रेजिस्टेंस की तरफ, जो हमारे को एक तो मसल स्ट्रेंथ हमें देगा ही देगा, और साथ साथ में जो हमारी कार्डियक मसल है उसमें भी हमें हेल्प करेगा, ताकि हमारे बैरो रिसेप्टर्स को भी हेल्प मिले, उनको ज़्यादा प्रेशराइज ना हो। तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करनी है। वो आप कफ लेके भी कर सकते हो, वो आप डंबल लेके कर सकते हो, वो आप कर सकते हो थेराबैंड को लेके। ये आपको हर कोई मूवमेंट है उसमें आपको रेजिस्टेंस यूज़ करनी है। तो ये आ गया हमारा कैसे हम अपने बॉडी को भी स्ट्रेंथनिंग करते हैं, साथ साथ में हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं उनको भी हम कैसे, हमारे जो लंग्स हैं उनको भी कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आगे आते हैं फिर हमारा जो रिलैक्सेशन का मोड रहता है उसमें हमें माइल्ड सा वॉक करना है, एंड साथ में नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है। और सीधा हम फ्लोर पे लेट के कम से कम 5 मिनट्स लेट के रह सकते हैं, जिसमें हमें नॉर्मल आराम से ब्रीदिंग करनी है। उससे हमारी जो बॉडी है कूल डाउन हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आगे आप ये इसको शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।